नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 60 दिन बाद भी एक रहस्य है। उनकी मौत की जांच में मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, ईडी को कई जानकारियां हाथ लगी हैं, लेकिन वो रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा रही। कोई जानकारी अब तक ऐसी सामने नहीं आई है जो सुशांत की मौत की वजह बता सके। न बता पाए तो कम से कम कोई जांच को सही दिशा दिखा पाए। इसलिए अब जांच भी रहस्य बन गई। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कविता उसी तरह की रहस्य बन गई। रहस्य यह है कि हम रहस्य से नावाकिफ हैं। वे कहते थे वहां जहां पहुंचने पर उनके सिपाही आगे की ओर इशारा करते थे। यह क्रम चलता रहता था और इस तरह सारी पृथ्वी नाप लेने के बाद भी चलने वाला नहीं जान पाता कि कहां ये वे ही बताते थे और चलने के लिए गद्देदार रास्ते भी बनाते थे। यह लिखा था उन्होंने। यही हो रहा है सुशांत की मौत की जांच में। ऐसा ही हो रहा है। जांच किस तरफ जा रही है यह बताने वाला कोई नहीं। सिर्फ सूत्रों से छन छन कर रहस्य को सनसनीखेज बनाने वाली जानकारियां जरूर सामने आ रही। ऐसी एक जानकारी ईडी के सूत्रों से मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में एक और फ्लैट की किस्तें चुका रहे थे। उनके बैंक खाते से होम लोन की ईएमआई जा रही थी और जिस फ्लैट की ईएमआई सुशांत भर रहे थे वो फ्लैट रिया या उनके परिवार का नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह फ्लैट सुशांत की किसी पूर्व गर्लफ्रेंड का है। अब ये पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई। यह बताया जा रहा है कि सुशांत की वो पूर्व गर्लफ्रेंड अब भी उसी फ्लैट में रहती। इस जानकारी का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसके बारे में ईडी के सूत्र मौन है। वैसे भी ईडी सिर्फ सुशांत के आर्थिक लेन देन की जांच कर रही, वो उनकी मौत की जांच नहीं कर रही। सिर्फ इस आरोप का रहस्य सुलझाने में जुटी है कि सुशांत के बैंक खातों से रिया और उनके परिवार का कोई लेना देना तो नहीं था। सुशांत का पैसा रिया और उनके परिवार के लोगों ने कहां कहां उड़ाया, कितना उड़ाया, इसकी जांच भी ईडी कर रही है। या उड़ाया या नहीं उड़ाया। सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में ईडी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि सुशांत के बैंक खातों से रिया, उनके भाई या परिवार के किसी सदस्य को मोटी रकम ट्रांसफर की गई। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि सुशांत के बैंक खाते से नकद पैसे निकाले गए हों और वो रकम रिया या उनके परिवार को दे दी गई। ईडी की टीम इस पहलू की जांच भी कर रही। अब तक की जांच से पता चला है कि मुंबई में सुशांत के 4 बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन वो ज्यादातर एक ही बैंक खाते का इस्तेमाल करते थे। उसी बैंक खाते से रिया और उनके भाई के लिए भी कई बार पैसे निकाले गए या फिर उनके लिए खर्च किए। मुंबई में ईडी के दफ्तर में 6 अगस्त से ही रिया, उनके भाई शौविक, उनकी मैनेजर श्रुति मोदी, सुशांत के घर के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा समेत उसे पूछताछ रिया और लैपटॉप में ले ली। के से पूछताछ शौविक पैसे से जानकारी सुशांत के में का ब्यौरा सामने। यूरोप में ही सुशांत दिमाग बिगड़नी शुरू। यह पता चला कि पिछले साल 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रिया दिल्ली में थी। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक फ्रांस, फिर 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड। 11 अक्टूबर को रिया वापस फ्रांस गई, उसी दिन स्विट्जरलैंड पहुंच गई। 13 अक्टूबर को भी वो स्विट्जरलैंड में ही थी। 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक वो इटली में थी। सूत्रों का कहना है कि इटली में ही होटल के कमरे में एक डरावनी फोटो देखकर, तस्वीर देखकर, पेंटिंग देखकर सुशांत की मानसिक हालत बिगड़नी शुरू हुई थी। इटली से रिया और सुशांत 21 अक्टूबर को ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां रिया का दावा है कि 4 दिन तक सुशांत का इलाज भी हुआ। फिर सुशांत की जिद पर ही भारत लौटने का फैसला किया गया। रिया के फोन की लोकेशन 27 अक्टूबर तक ऑस्ट्रिया में ही थी।
फिर 28 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात और उसी दिन मुंबई वापस। रिया और सुशांत के साथ यूरोप टूर पर रिया के भाई शौविक भी गए। वहां से लौटने के करीब 2 हफ्ते बाद 14 नवंबर 2019 को यह खबर आई कि सुशांत को डेंगू हो गया है और उन्हें मुंबई के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि डेंगू तो हुआ ही नहीं था, यह तो सुशांत की मानसिक हालत खराब करने की साजिश का हिस्सा था। अब सुशांत की मानसिक बीमारी के तार यूरोप से जुड़ गए। इटली के होटल में डरावनी पेंटिंग या तस्वीर और ऑस्ट्रिया में सुशांत के इलाज के दावे की पड़ताल भी करनी पड़ी। यह जांच मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेकर इटली और ऑस्ट्रिया की सरकारों से जांच में मदद मांगनी पड़ेगी। ऐसे में सुशांत की मौत की सीबीआई जांच अब जरूरी लगने लगी, क्योंकि दुनिया भर के देशों की पुलिस के बीच तालमेल बिठाने के लिए इंटरपोल नाम की जो संस्था है, उसमें भारत की नुमाइंदगी सीबीआई ही करती। वो आसानी से इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया की पुलिस से संपर्क करके सुशांत और रिया के यूरोप दौरे की पूरी जानकारी हासिल कर सकती। वैसे सीबीआई ने सुशांत की मौत की एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को इस केस की जांच का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई के बाद रिया और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से अंतिम दलीलें दाखिल कर दी हैं। क्या चाहती हैं रिया, क्या चाहती है बिहार सरकार, यह जानने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 4 मिनट का ब्रेक। 4 मिनट के ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि सीबीआई जांच को लेकर किसका आखिरी दांव क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच तभी सामने आ सकता है जब उसकी जांच पूरी, लेकिन अभी तो जांच से पहले ही जांच करने वाली एजेंसी का पेच ही नहीं सुलझा। अब जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार सरकार ने एक और हलफनामा दाखिल किया। उसमें लिखा है कि रिया ने बिहार पुलिस की एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की थी। चूंकि बिहार सरकार ने उस एफआईआर की जांच ही सीबीआई के हवाले कर दी है, इसलिए रिया की याचिका बेमानी हो चुकी। इस पर रिया की तरफ से भी एक और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। रिया का दावा है कि बिहार पुलिस की एफआईआर को अगर 0 एफआईआर मान लिया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब 0 एफआईआर का मतलब समझ लीजिए। देश में पुलिस के काम करने का पूरा तरीका सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में तय किया गया। इसके तहत धारा 154 में यह व्यवस्था दी गई है कि पुलिस थाने में अगर किसी अपराध की सूचना लिखित या मौखिक तौर पर आती है, उसकी एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी हो। इसी धारा में यह व्यवस्था है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो जिले के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी जा सकती और वो जरूरी समझने पर खुद या अपने किसी मातहत से जांच करा सकते। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 156 में कोर्ट में याचिका दाखिल करके भी किसी आपराधिक मामले की पुलिस से जांच कराई जा सकती। क्योंकि अपराध की जांच थाने स्तर पर होती है और हर थाने की सीमा तय है, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस फरियादी की एफआईआर दर्ज करने के बजाय उस थाने पर जाने की नसीहत देती रहती है जिस थाने के क्षेत्र में अपराध हुआ। लोगों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए धक्के न खाने पड़े, इसके लिए निर्भया कांड के बाद 2013 में जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने 0 एफआईआर के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इनमें यह व्यवस्था बनाई गई कि अपराध अगर किसी और थाने में दर्ज हुआ तो भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं करेगी। पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करेगी और जिस थाने का मामला होगा वहां पर एफआईआर ट्रांसफर कर देगी। सुशांत की मौत के मामले में रिया और महाराष्ट्र सरकार की दलील यही है कि
सुशांत के पिता ने जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें कोई भी कथित घटना मुंबई से बाहर नहीं हुई। इसलिए पटना पुलिस को एफआईआर नहीं, सिर्फ 0 एफआईआर दर्ज करके जांच के लिए मुंबई पुलिस के पास भेजनी चाहिए। यह बात अब पुरानी हो गई है, क्योंकि बिहार पुलिस के बजाय अब मामले की जांच सीबीआई के पास है। उस पर भी रिया ने अपने आखिरी हलफनामे में सवाल उठा दिया। रिया की दलील है कि बिहार का मामला नहीं है, इसलिए बिहार सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करने का भी हक नहीं। रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई जांच की मांग या तो महाराष्ट्र सरकार कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सीबीआई जांच का आदेश अपनी मर्जी से भी दे सकती है और किसी याचिका पर भी। नई खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल हो गई। दिल्ली के अजय अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस याचिका में भी उन्हीं आरोपों की जांच की मांग की गई है जो आरोप सुशांत के पिता ने लगाए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर लोगों से समर्थन जुटाने की नई मुहिम भी छेड़ दी। नई मुहिम छेड़ दी है। वो चाहती हैं कि सीबीआई जांच जल्द शुरू हो ताकि सच सामने आए और सुशांत को इंसाफ मिले। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कानूनी दांवपेच में उलझने के बाद सुशांत की मौत की जांच ठप हो गई हो। ईडी की जांच तो चली रही है, राजनीति भी धुआंधार हो रही है और सोशल मीडिया पर तो जंग लड़ी ही जा रही है। इन सब के बीच सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने सामने आए। उनमें सुशांत ने फिजिक्स के फॉर्मूले वाले स्टाइल में अपनी निजी जिंदगी के बारे में जो इशारे किए उनका मतलब समझना अभी अभी बाकी। वो समझने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 3 मिनट, और लौटेंगे जब 3 मिनट बाद तो पन्ने पलटेंगे सुशांत की डायरी के भी और इस केस के भी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत अब एक ऐसे हैरत अंगेज अफसाने में तब्दील हो गई है जिसमें पैसा, प्यार, परिवार, पेशा, भूत प्रेत जैसे अनगिनत कोण आपस में बुरी तरह उलझे हुए। अब तक रहस्य का पहला सिरा ही समझ में नहीं आया कि अगर कोई साजिश थी तो उसकी शुरुआत कहां से हुई। सुशांत के पिता का आरोप है कि मई 2019 में रिया जब सुशांत की जिंदगी में आई तभी से सब कुछ गलत होने लगा। फिर यह नई जानकारी आ गई कि अप्रैल 2019 में सुशांत की बहन प्रियंका और रिया की मुलाकात के बाद रिश्तों के पेच उलझे, जिसमें फंसकर सुशांत अपने परिवार से दूर होने लगे थे। अब खबर आ रही है कि सुशांत पिछले साल जब अक्टूबर में रिया और उनके भाई शौविक के साथ यूरोप घूमने गए थे, वहीं कुछ ऐसा हुआ कि सुशांत की दिमागी हालत बिगड़ गई। दावा किया जा रहा है कि इटली के एक होटल में सुशांत के कमरे में एक डरावनी तस्वीर थी जिसे देखकर वो बेचैन हो गए थे। अब यह नहीं पता कि इटली के होटल में सुशांत के कमरे में उसी तस्वीर का होना इत्तेफाक था या साजिश। यह भी नहीं पता कि रिया और सुशांत उस होटल में पहली बार गए थे या पहले भी वहां जा चुके थे। सूत्रों का कहना है कि इटली में सुशांत की हालत बिगड़ने लगी तो रिया और शौविक उनको लेकर ऑस्ट्रिया गए। वहां एक हफ्ता रुके। दावा यह किया जा रहा है कि रिया ने सुशांत को ऑस्ट्रिया के एक अस्पताल में दाखिल भी कराया था, जहां 4 दिन सुशांत का इलाज कराया गया। दावा किया जा रहा है कि सुशांत को डिटॉक्स सेंटर ले जाया गया। ऑस्ट्रिया के डिटॉक्स सेंटर एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र हैं, जहां साफ सुथरी हवा, युवा जाते हैं, माफ कीजिए, युवा ही नहीं, सब लोग जाते हैं। हवा होती है साफ सुथरी, प्राकृतिक तरीकों से शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब सुशांत को ऑस्ट्रिया के किस सेंटर में ले जाया गया, वहां क्या इलाज हुआ, यह सब जांच का विषय। मामला विदेश का है, इसलिए मुंबई पुलिस के दायरे से बाहर है। इसलिए सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसकों को लगता है कि सच्चाई सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आ सकती है। फिलहाल सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी।
यूरोप टूर से बदली सुशांत की जिंदगी। परदेश में कैसे फंस गया दिल बेचारा। सुशांत की जिंदगी के 216 घंटों का राज। हंसते मुस्कुराते सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल यूरोप टूर पर गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी परदेश में उनके साथ थी। दोनों फ्रांस से स्विट्जरलैंड से इटली की हसीन वादियों में घूमते रहे। सुशांत और रिया ने विदेश में एक लंबा समय गुजारा, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। लेकिन रिया के मुताबिक इटली में 600 साल पुरानी पेंटिंग ने सुशांत की जिंदगी बदल दी। सुशांत को भूत प्रेत नजर आने लगे। सुशांत इतने परेशान हो गए कि तय वक्त से पहले ही वो रिया चक्रवर्ती के साथ मुंबई वापस चले आए। ईडी को दिए बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप टूर के बाद सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन सुशांत की हालत में कोई सुधार नहीं आया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अपनी तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसा हाथ लगा जो चौंकाने वाला है। गौर से देखिए, यह है रिया की ट्रैवल हिस्ट्री। रिया कब कब कहां गई, रिया ने देश और देश से बाहर कहां और कितना वक्त गुजारा, रिया सुशांत के साथ इटली में कितने दिन रुकी, इस सब की पूरी जानकारी इस ट्रैवल हिस्ट्री में है। रिया और सुशांत के देश से लेकर विदेश में घूमने की हर जानकारी ईडी के पास है, जिसमें कुछ ऐसा नजर आया जो हैरान करने वाला है। रिया की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक पिछले साल 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रिया अपने भाई शोविक और सुशांत के साथ फ्रांस में थी। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रिया, सुशांत और शोविक स्विट्जरलैंड में रुके, लेकिन 11 अक्टूबर को ही तीनों स्विट्जरलैंड से वापस फ्रांस चले आए, जबकि उसी दिन यानी 11 अक्टूबर को ही तीनों फिर स्विट्जरलैंड चले गए और 12 अक्टूबर तक वहीं रुके। मतलब एक ही दिन में 2 बार रिया और सुशांत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के चक्कर काटते रहे। एक ही दिन में रिया, उनका भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत स्विट्जरलैंड से फ्रांस पहुंचे और फ्रांस से वापस स्विट्जरलैंड क्यों आए, इसी की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ये जानना चाहता है कि शोविक, सुशांत और रिया ये तीनों ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच चक्कर क्यों काट रहे थे, क्योंकि इसी के बाद ही जब ये तीनों 13 अक्टूबर 2019 को इटली पहुंचे तो वहीं से सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक परेशानियां शुरू हुई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर एक ही दिन में स्विट्जरलैंड से फ्रांस और फिर फ्रांस से स्विट्जरलैंड आना जाना कितना थकावट भरा हो सकता है। सड़क से सफर की बात करें तो फ्रांस से स्विट्जरलैंड की दूरी करीब 670 किलोमीटर है। 670 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 7 घंटे का वक्त लगता है। मतलब ये कि एक ही दिन में 2 बार चक्कर काटने में कम से कम 14 घंटे लगेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि रिया, सुशांत और शोविक ने 24 घंटे में 14 घंटे से ज्यादा सफर में ही बिता दी। खैर, रिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड और फ्रांस के चक्कर लगाने के बाद 13 अक्टूबर 2019 को वो, उनके भाई शोविक और सुशांत इटली पहुंचे, जहां तीनों 21 अक्टूबर तक रुके। जी हां, 21 अक्टूबर तक, मतलब पूरे 9 दिन रिया, सुशांत और शोविक इटली में ही रहे। जबकि रिया की सुनाई कहानी के मुताबिक इटली में ही सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। इटली में ही उन्हें पेंटिंग में प्रेत नजर आने लगा था। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर
इटली में सुशांत को पेंटिंग प्रेत कब नजर आया? रिया, सुशांत और शोविक इसके बाद 9 दिन तक इटली में ही क्यों रुके? क्या सुशांत को परेशान करने के लिए इटली में रुकने का प्लान बनाया गया? अगर सुशांत परेशान थे तो उन्हें सीधे मुंबई लेकर क्यों नहीं आया गया? इटली के बाद डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर सुशांत को ऑस्ट्रिया लेकर क्यों जाया गया? पेंटिंग देखने से अगर आप बोलेंगे पेंटिंग कॉज ऑफ हिज इलनेस था, तो उस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो मेंटल इलनेस है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ब्रेन में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जो अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से मानसिक बीमारी होती है। तो अगर आप सिर्फ एक पेंटिंग को कह रहे हैं कि पेंटिंग देखने से कोई दिमागी तौर पे मानसिक रोगी हो गया है, वैसा नहीं होता है। रिया, सुशांत और शोविक गए तो थे यूरोप घूमने, लेकिन वहां से लौटते ही सुशांत की जिंदगी बदल गई। रिया की माने तो सुशांत अजीब सा व्यवहार करने लगे। सुशांत के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तो शायद यही वजह है कि सुशांत की मौत में पैसों के खेल की तलाश करते करते प्रवर्तन निदेशालय रिया की ट्रैवल हिस्ट्री तक खंगालने में जुटी, जबकि सुशांत की बहन श्वेता सिंह वीडियो जारी कर सीबीआई जांच की मांग करने के साथ साथ अपने भाई को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सुशांत का परिवार भले ही सीबीआई जांच के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती शायद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर को ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर माना जा सकता है। 0 एफआईआर में केस उस जगह ट्रांसफर किया जाता है जहां हादसा हुआ। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, इसलिए पटना पुलिस के एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए, और चूंकि उन्होंने अब मान लिया है तो इसलिए चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। उधर बिहार सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया, जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की बिनाह पर रिया की याचिका को बेमानी करार दिया गया। ऐसे में सवाल यह कि सुशांत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? सुशांत की मौत की असल वजह से पर्दा कब हटेगा? सुशांत की मौत का सबसे बड़ा पेच यही है कि जिस दिशा की तरफ जांच बढ़ती है वही गलत लगने लगती है। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत की वजह जानने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया था। यह पता लगाने की कोशिश की थी कि सुशांत के मानसिक तनाव की वजह कहीं फिल्मी दुनिया की गुटबाजी तो नहीं थी। सुशांत की मौत से पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई थी। सुशांत की मौत की जांच में यह बात सामने आई थी कि वो दिशा की मौत के बाद परेशान थे और इंटरनेट पर दिशा और अपने बारे में चल रही खबरें सर्च कर रहे थे। सुशांत के पिता ने उनकी मौत के तार दिशा की मौत से जोड़े, तो एक नया बवाल शुरू हो गया था। सोशल मीडिया से लेकर नारायण राणे जैसे सियासी दिग्गज तक यह दावा करने लगे कि दिशा की मौत से ही सुशांत की मौत का केस भी जुड़ा हुआ। इन आरोपों को मुंबई पुलिस और दिशा के परिवार ने अब पूरी तरह खारिज कर दिया। दिशा की मौत की कड़ियां आगे चलकर सुशांत की मौत से जुड़ेंगी या नहीं, ये पता नहीं। फिलहाल तो सुशांत के एक बैंक खाते ने उनकी निजी जिंदगी की पहेली उलझा दी। ईडी के सूत्रों ने बताया कि सुशांत मुंबई में ही अपनी किसी पूर्व गर्लफ्रेंड के फ्लैट की ईएमआई भर रहे। इसके लिए उन्होंने एक बैंक खाते में पैसे छोड़ रखे थे। बताया गया कि अब भी उस खाते में करीब 30 लाख रुपए जमा है। सुशांत की वो पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, यह भी रहस्य है। रिया को उस ईएमआई के बारे में मालूम था या नहीं, इसकी जानकारी आना भी बाकी है। इससे पहले सुशांत की डायरी के कई पन्ने सामने आए थे, जिनमें उन्होंने पहले जो लिखा था वो एक पहेली की तरह लिखा। पहेली जैसे अंदाज में अपनी
निजी जिंदगी के उलझे रिश्तों की तरफ इशारा किया। पी और एन की आपस में तुलना की थी, जिसका मतलब अब तक किसी की भी समझ में नहीं आया। यह राज सुशांत के करीबी सुलझा सकते हैं शायद, लेकिन किसके सामने? सुशांत के परिवार का आरोप है कि कुछ लोग उनको धमकाने और बदनाम करने में जुटे हैं। मीडिया के सामने सुशांत की मौत को साजिश बताने वाले उनके दोस्तों का भी यही आरोप है। सुशांत के दोस्त अंकित आचार्य ने आरोप लगाया है कि जब से उन्होंने सुशांत की मौत के पीछे हत्या का शक जताया, तभी से उनको फोन पर धमकियां दी जा रही। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। खुद भोंकना बंद कर दे। We want CBI for सुशांत सिंह राजपूत। 10 जगह जो है FIR हो जाएगा, 10 जगह इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत के फैंस मांग रहे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत का परिवार मांग रहा है। ये वो सवाल है जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। ये वो सवाल है जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुशांत की मौत कैसे हुई? क्या सुशांत ने वाकई खुदकुशी की? सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने अपनी छोटी सी तफ्तीश में जो कुछ भी हासिल किया वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुकी है। ईडी सुशांत की मौत में पैसों के खेल का सिरा तलाश रही है, जबकि सीबीआई अब भी इस मामले की जांच करने का इंतजार ही कर रही है। कुल मिलाकर सुशांत की मौत एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सुलझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। फिलहाल सबसे तेज गति से अगर कोई सुशांत केस की जांच में जुटा है तो वो प्रवर्तन निदेशालय है। सुशांत की मौत में पैसे का क्या खेल है, इसकी पड़ताल करते करते ईडी को रोज नई बातें पता चल रही हैं। अब तक ईडी को लग रहा था कि रिया सुशांत के पैसे पर ना सिर्फ ऐश कर रही है, बल्कि अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा लिया है। लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि सुशांत के बैंक खातों से रिया और उसके परिवार वालों के बैंक खातों में कोई भी बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं हुई है। सुशांत के 4 बैंक खाते थे, लेकिन वो ज्यादातर लेन देन सिर्फ एक ही बैंक खाते से करते थे। ईडी को शक है कि सुशांत के खातों से पैसे नगद निकाले गए हों। यूरोप टूर के दौरान कुछ पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है। यही नहीं, रिया ने जो 2 प्रॉपर्टी ली है उसके पैसों की भी जांच ईडी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुशांत के रूम पार्टनर दीपेश, उनका निजी कामकाज करने वाले नीरज और बॉडीगार्ड को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 8 लोगों के बयान दर्ज किए गए तो कई नई कहानियां भी निकलकर सामने आने लगी। ईडी को अब तक की तफ्तीश में यह भी पता चला है कि सुशांत अपनी एक पूर्व गर्लफ्रेंड के घर की EMI भी भरते थे। जानकारी के मुताबिक जिस अकाउंट से फ्लैट के पैसे जाते थे उसमें अभी भी करीब 30 लाख रुपए की रकम बची हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी कमाई से किसकी EMI भर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में आज भी उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक ये फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर लिया गया था, लेकिन आज इसमें उनकी पूर्व प्रेमिका रहती हैं। उधर सुशांत के करीबी और उनका घरेलू कामकाज करने वाले अंकित आचार्य को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग अंकित को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि अंकित ने न्यूज 18 के सामने खुलकर कहा था कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। अंकित ने कहा था कि सुशांत की मौत संदेहास्पद है। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक, जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे। दबाव तो आ रही है बट मैं उतना प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, मौत से भी मैं डरता नहीं हूँ। मौत तो सबको एक ना एक दिन तो आनी है, वो तो ऊपर वाला लिखते ही है। बट ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं कि गाली गलौज का, कि मतलब जान से मारने की धमकी तो नहीं दिया है बट बोला कि इतना ज़्यादा
गवाही मत दो सुशांत के लिए, वो मर गया तो क्या हो गया, तुम पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो मैंने काट दिया, फिर बाद में ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, डिलीट मार दिया उनको, इग्नोर कर दिया मैंने। अंकित की गवाही कई मायनों में खास है। अंकित सुशांत की जिंदगी के वो पन्ने पलट सकते हैं जिनसे ये केस सुलझाने में मदद मिलेगी। तो शायद यही वजह है कि अंकित को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उधर सुशांत की पर्सनल डायरी की लव स्टोरी का कोड भी सामने आया है, जो इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के जो पन्ने न्यूज 18 के पास हैं, उसमें उनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप के बारे में लिखा हुआ है। इसमें किसी का नाम नहीं बल्कि कोड लिखा हुआ है। इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो सुशांत के बेहद करीब थे। जाहिर है सुशांत की मौत में बहुत कुछ ऐसा है जो संदेह के घेरे में है। उनका बैंक अकाउंट, उनकी निजी जिंदगी, उनके रिश्ते, सब कुछ जांच के दायरे में। लिहाजा अगर तफ्तीश सही दिशा में हुई तो उनकी मौत से जुड़ा सच जरूर सामने आएगा। देश के बड़े हिस्से में मौसम का जो हाल है उसे मॉनसून की बारिश मत समझिए। ये मौसम की मार है जो भारत के बड़े हिस्से को बर्बाद करने पर आमादा दिख रही है। ये बात मौसम विभाग के आंकड़ों से भी साफ है कि देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कभी लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि महीनों तक बारिश का इंतजार कर रहे शहरों में एक दिन इतनी तेज बारिश हो जाती है कि महीने भर का मॉनसून का कोटा पूरा। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ और राजधानी पानी पानी हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में एक दिन में अचानक सामान्य से 5 गुना से 50 गुना तक ज्यादा बारिश हो, जबकि एक दिन पहले दिल्ली में पूरे मॉनसून सीजन की बारिश सामान्य से कम थी। उत्तर पश्चिम दिल्ली में 69%, मध्य दिल्ली में 67% कम बारिश हुई थी। तो जानते हैं दिल्ली के इन दो इलाकों में बीते 24 घंटे में कितना पानी बरसा? उत्तर पश्चिम दिल्ली में 1230%, मध्य दिल्ली में 161% ज्यादा बारिश हो गई। इतनी बारिश झेल पाने में नाले फेल हो गए, इसलिए सड़कों पर दरिया बहने लगा। बारिश का ऐसा बेतरतीब सिलसिला देश भर में देखा जा रहा। मॉनसून का यह पैटर्न जो है वो खटकने वाला है। इसकी वजह क्या है, यह पता लगाने के लिए आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास के पर्यावरण इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई, जो बीते 1 साल से यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आसमान से आफत बरसने की वजह क्या है। आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च से एक बात सामने आई कि देश के जो 632 जिले हैं उनमें 238 जिलों में मॉनसून की बारिश सामान्य नहीं। हफ्तों या महीनों में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश कुछ घंटों में हो जाती। ऐसा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों और राजस्थान और गुजरात के शहरों में सबसे ज्यादा हो रहा। जल प्रहार से बेहाल आधा हिंदुस्तान। लगातार बारिश के चलते दिल्ली में जल भराव और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो जल भराव यहाँ पर हुआ है, पानी इकट्ठा हो गया, बारिश का पानी है ये। कहीं बस में फंसी जान, कहीं पानी में अटकी एम्बुलेंस। जानलेवा हो चुका है जल तांडव। सैलाब की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां पानी का प्रहार जानलेवा हो गया। इस जानलेवा पानी ने आईटीबीपी के एक जवान की जान ले ली। दरअसल आईटीबीपी का जवान अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि एक बरसाती नाले के बहाव में फंस गया। पल भर में मोटरसाइकिल नाले में बहती हुई इस पत्थर से टकरा गई। हादसा देखकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर आई, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका। हालांकि उसके भाई को लोगों की मदद से बचा लिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ की नदियां उफान पर हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में पानी की वजह से जबरदस्त तबाही हो रही है। यहाँ नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। चारों ओर पानी ही पानी होने की वजह से अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस इस रोपवे का ही सहारा बचा है। इसकी मदद से बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश के साथ जगह जगह भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। भारी भूस्खलन हो रहा है, अभी शुरुआत हो चुकी है और ऊपर हमारे कम से कम 14-15 परिवारों ने जो है मकान खाली कर दिए है खतरा को देखते हुए। ये स्लाइड हुआ है, स्लाइड की वजह से लोग जो है खतरे की जद में आ गए हैं। किसी का मकान वगैरह अभी पूर्ण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन मकान ऐसा भी है कि रहने लायक नहीं है, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। उत्तराखंड के ही रामनगर में भी भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे बहुत से इलाकों से संपर्क टूट गया है। सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसी ही एक सड़क पर पानी की वजह से यातायात ठप हो गया, लेकिन एक ट्रक वाले ने पानी में ही सड़क पार करने की गलती कर दी और लहरों के बीच जाकर फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदियां कहर बरपा रही हैं। नदी के किनारे बने मंदिर अब पानी से घिर चुके हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से और भी बहुत सी सड़कें बंद हो गई हैं। हमारे पुश्ते टूट गए हैं, कुछ जगह के बाउंड्री वॉल्स टूट गई हैं, तो सभी पटवारी और सभी हमारे ऑफिशियल्स अपने फील्ड में हैं और उसका जो फॉर्म भरकर वो सभी का नुकसान का जायजा लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी कुछ बिजली के पोल्स भी गिर गए थे चमोली में और मंडल साइड में, उनको भी ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में एक तरफ जहां भारी बारिश से तबाही मची हुई है, वहीं भूस्खलन ने मुसीबत और बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश पर भारी बारिश और भूस्खलन की दो तरफा मार पड़ी है। किन्नौर के मालिंग इलाके में एक बड़े भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से ठप हो गया। अब प्रशासन मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। किन्नौर के अलावा भी हिमाचल प्रदेश में कई जगह भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर ओर भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा में जमकर बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी बारिश से बेहाल है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। देश में बाढ़ दो तरह की आती। एक तो बारिश के मौसम में नदियों में उफान की वजह से उस बाढ़ में तबाही ज्यादा होती है, क्योंकि नदियां तटबंध तोड़कर लोगों के घर, खेत खलिहान, सड़कें, पुल सब कुछ बहा ले जाती हैं। दूसरी तरह की बाढ़ मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी का तंत्र फेल होने की वजह से आती है। हर साल किसी भी दिन तेज बारिश हो जाए तो दिल्ली की सड़कें बरसाती नदियों में तब्दील हो जाती हैं। अंडरपास तालाब बन जाते हैं, जिनमें स्कूटर हो, कार हो, डीटीसी की बस हो, किसी का बस नहीं चलता। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास मिंटो ब्रिज नाम का एक अंडरपास है। ऊपर से रेलवे लाइन गुजरती और तेज बारिश के बाद मिंटो ब्रिज के नीचे कोई ना कोई गाड़ी डूबी नजर आती। दशकों से इस ब्रिज की ऐसी ही तस्वीर दिल्ली में तेज बारिश की पहचान है। 1930 में बना था मिंटो ब्रिज। तब से कई बार कहा गया कि इस पुल को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है, नया बनाना पड़ेगा। ऐसा प्रस्ताव कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले 2008 में पेश किया गया था, लेकिन खेल खत्म, बात खत्म। मिंटो ब्रिज के अलावा भी दिल्ली में भारी बारिश के बाढ़ का संकट झेलने वाले बहुत इलाके हैं। वजह यह है कि दिल्ली में पानी की निकासी के लिए जो प्राकृतिक नाले थे, उनमें ज्यादातर विकास की बलि चढ़ गए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में जल भराव के संकट की वजह जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी।
2015 में उस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि 1976 तक दिल्ली में जो 201 नेचुरल ड्रेन्स यानी प्राकृतिक नाले थे, उनमें 44 का कहीं नामो निशान ही नहीं है। अब बारिश का पानी बहने का रास्ता ही नहीं होगा तो वो पानी सड़कों पर, लोगों के घरों में कोहराम तो मचाएगा। बारिश ने लगाया राजधानी पर ब्रेक। एक ही बारिश में पानी पानी हुई दिल्ली। कहीं अंडरपास में फंसी बस, कहीं बैलगाड़ी में चले लोग। राजधानी दिल्ली मानसून के लिए कितनी तैयार है, इसकी पोल एक ही बारिश से खुल गई। महज कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और राजधानी की कॉलोनियों में पानी भर गया। मझधार में दिख रही ये बस किसी नदी या तालाब में नहीं फंसी है, बल्कि ये राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद के अंडरपास का नजारा है, जहां भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि पूरी बस ही फंस गई। बाद में इस बस को क्रेन की मदद से अंडरपास से बाहर निकाला गया। तुगलकाबाद से बुरा हाल प्रहलादपुर इलाके का दिखा। यहाँ के अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि यातायात ही ठप हो गया। यहाँ भी एक बस अंडरपास में फंस गई। अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों को इसे पार करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। कई घंटों तक लोग बैलगाड़ी की मदद से इस पार से उस पार निकले। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग जो है ये बारिश का पानी से ये डूबने के बाद लोग जो है अपने आप को इस पानी में फंसना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर एक बैलगाड़ी जो है सुबह से काम कर रहा है। बैलगाड़ी का जो एक शख्स का 10 रुपये सवारी ले रहा है इस सबवे को पार कराने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैलगाड़ी लोगों को बैठाकर यहाँ तक कि बाइक को भी लोड करके अपने बैलगाड़ी पर ये पार करा रहा है। पानी भर रहा था और 50 रुपये बाइक है, 10 रुपये सवारी है। 50 रुपये बाइक है, 10 रुपये सवारी। सवारी पानी बहुत है, हम तो सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, और पुलिस वाले मना करते हैं यहाँ पे क्या तुम महंगा कुछ ला रहे, बेल्ट डूब जाएगा, ये वो है। इसी अंडरपास में एक ठेले वाला भी फंस गया, जिसने काफी मुश्किलों से अपना ठेला बाहर निकाला। तो इस तरीके से लोग परेशान हैं और पूरा जल भराव यहाँ पर आप स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरों में पूरा पुल प्रहलादपुर जो ये सबवे है वो पानी में, बारिश के पानी में भर चुका है। पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पर। अंडरपास में पानी भरने का एक और मामला दिल्ली के जखीरा में भी देखने को मिला, जहां अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक बस, एक कार और एक ऑटो पानी में फंस गए। कार जब पानी में डूबने लगी तो कुछ लोगों की मदद से इसे बाहर निकाला गया। बाद में ऑटो और बस भी लोगों की मदद से बाहर निकाले गए। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक सड़क ही धंस गई। सुबह का वक्त होने से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क धंसने की खबर मिलने के बाद प्रशासन ने गड्ढे के चारों ओर घेराबंदी कर दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम मार्ग भी पानी पानी हो गया। सड़कों पर इतना पानी हो गया कि लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से बहुत सी जगहों पर लंबा जैम भी लग गया, जिससे लोग काफी परेशान हुए। उत्तर भारत में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं और नदियों में उफान आ चुका है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। राजकोट के मशहूर गोंडल अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि एक बस के डूबने की नौबत आ गई। अंडरपास में फंसी इस बस में बहुत से यात्री भी सवार थे। पानी की वजह से उनकी जान पर बन आई। भारी बारिश की वजह से जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए आनन फानन में लोगों को बस से निकालने की कोशिश शुरू की गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही अंडरपास में फंसी बस को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया। इस मशीन की मदद से ही बस को लहरों से बाहर निकाला जा सका।
इस अंडरपास में बस फंसने की घटना होने के कुछ घंटों बाद ही इसी अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज भी था, जिसे लोगों की मदद से स्ट्रेचर समेत बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस भी जेसीबी मशीन की मदद से ही खींचकर पानी से बाहर निकाली गई। गुजरात के कई और इलाकों में भारी बारिश की वजह से जिंदगी ठप हो गई। गुजरात जैसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है। ये मध्य प्रदेश के सतना में नागौर थाने की तस्वीर है, जहां इतना पानी भर गया कि थाने में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गईं। ये पानी थाने में ही दाखिल हो गया। इसके बाद वाटर पंप के जरिए थाने में दाखिल हुए पानी को बाहर निकाला गया। राजस्थान के जालौर में भी भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया है। नालों में जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जिससे लोग घर में रहने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली मूसलाधार बारिश होते ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार तक बहने लगी। कानपुर से आई तस्वीर में एक कार का ड्राइवर जान बचाने के लिए कार से बाहर तो आ गया, लेकिन बाढ़ में फंस गया। इस युवक को फंसा हुआ देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह इसकी जान बचाई। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। ये हाल तब है जबकि कानपुर में कई विधायक और मंत्री रहते हैं। कई जगह जल भराव हुआ और पूर्व मंत्री के घर के बाहर जल भराव की स्थिति ऐसी थी कि कार बहती हुई उनके घर के पास आई। किसी तरह कार चालक ने अपनी जान बचाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से एक महिला लहरों में फंस गई। महिला को मदद के लिए गुहार लगाता देख दो युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए इन युवकों ने किसी तरह महिला की जान बचाई और उसे किनारे तक ले गए।